नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। यात्राओं और सफर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। आदमी जब सफर में होता है तो बहुत कुछ सीखता है, दुनिया को नए तरीके से जानता है। सफर भी कई तरह के होते हैं। मशहूर शायर अहमद फराज कहते हैं, एक सफर वो है जिसमें पांव नहीं दिल थकता है। एक सफर वो है जिसमें पांव नहीं दिल थकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी इन दिनों एक सफर में हैं। देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनकी ये यात्रा एक पदयात्रा है। इस यात्रा के जरिए वो भारत को एक करने की बात कर रहे हैं। अभी तक की जो उनकी यात्रा दिखाई दी है, उसमें तस्वीरें सामने जो आई हैं, उसमें ना तो उनके पांव थकते दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनका दिल। राहुल गांधी की यात्रा को विरोधी राजनीतिक यात्रा कह रहे हैं। कुछ लोग उनकी यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के बाद सीपीएम ने भी राहुल की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा पर तंज कसते हुए सीपीएम ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी को बीजेपी आरएसएस से लड़ना है तो केरल में इतनी लंबी यात्रा का क्या मतलब है। राहुल गांधी से पहले और किसने, किन नेताओं ने या बाकी लोगों ने इस तरह की पदयात्राएं की हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आरएनए। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम लोग फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबर को विस्तार से। हमारे देश में भगवान राम सबके पूज्य हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कहते हैं त्रेता युग में रावण का संहार करने के लिए धरती पर भगवान राम ने अवतार लिया था। उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का हमेशा पालन किया। कहीं भी कभी भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो क्यों शब्द कभी मुख पर नहीं लाए। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी की बात करते करते मैं अचानक से त्रेता युग में कैसे चला गया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इसका क्या संबंध है। त्रेता युग और राम की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि इसका राहुल गांधी की यात्रा से संबंध है। दरअसल सारी यात्राओं से संबंध है। दरअसल पौराणिक मान्यता के अनुसार 14 साल के वनवास के बाद राम ने लगभग 10 साल का समय छत्तीसगढ़ में गुजारा था। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से गुजरे। सुकमा का रामाराम उनका अंतिम पड़ाव था। वनवास काल के दौरान राम ने लगभग 2260 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी भगवान राम के वनवास काल की स्मृतियों को सहेजने, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना की शुरुआत भी की है। साल 1951 में विनोबा भावे आंध्र प्रदेश यानी कि जो कि अब तेलंगाना है, वहां की यात्रा पर थे। पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे भेंट की और करीब 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि वे लोग अपना जीवन यापन कर सकें। इसका असर एक जमींदार पर हुआ और उसने अपनी भूमि दान कर दी। यहीं से आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हो गया। 13 सालों तक विनोबा भावे देश के कोने कोने में पदयात्रा करते रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 58,741 किलोमीटर की यात्रा की। गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल की। उन जमीनों में से 13 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों के बीच बांट दिया गया। देश में इसे भूमि सुधार आंदोलन की बुनियाद के रूप में देखा जाता है। भगवान राम और विनोबा भावे के बाद राहुल गांधी तीसरे व्यक्ति हैं जो देश में पद यात्रा कर रहे हैं। यूं तो देश ने कई यात्राएं देखी हैं, उनमें से कई रथ पर तो कई जहाज पर हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसलिए भी कई मायनों में खास है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको त्रेता युग में लेकर क्यों चले गए थे। देश में इसके अलावा भी कई यात्राएं निकाली गई हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीपीएम द्वारा उठाए गए सवाल पर बात करते हैं। सीपीएम ने राहुल गांधी का एक कार्टून ट्वीट किया है जिस पर लिखा है, भारत जोड़ो या सीट जोड़ो। केरल में 18 दिन, यूपी में 2 दिन बीजेपी आरएसएस से लड़ने का अजीब तरीका।
तस्वीर में केरल के नक्शे को लाल रंग में और यूपी के नक्शे को भगवा रंग में दिखाया गया है। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो रोड मैप बनाया गया है, उसके तहत यह यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरेगी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे पूर्वी भारत के राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यात्रा का सबसे ज्यादा समय राजस्थान और कर्नाटक में गुजरेगा। दोनों राज्यों में 21-21 दिन की यात्रा होगी। 150 दिन की यात्रा में केरल में 18 दिन, कर्नाटक राजस्थान में 21-21 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 16-16 दिन, उत्तर प्रदेश में 5 दिन, दिल्ली में 2 दिन, हरियाणा में 12 दिन, पंजाब में 11 दिन। इसके बाद ये यात्रा जम्मू कश्मीर तक जाएगी। सीपीएम को जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीपीएम के ट्वीट को मूर्खतापूर्ण बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि सीपीएम को होमवर्क करना चाहिए कि यात्रा की योजना किस तरह बनाई गई। जयराम ने केरल में सीपीएम को बीजेपी की ए टीम और इशारों में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को मुंडू मोदी तक कह दिया। केरल में धोती जैसे परिधान को मुंडू कहते हैं। कई लोग सीएम विजयन की स्टाइल की तुलना पीएम मोदी से करते हुए उन्हें मुंडू मोदी भी कहते हैं। बहरहाल इन सब की परवाह किए बिना राहुल गांधी पैदल चले जा रहे हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, नफरत से चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की इस यात्रा से हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। उस तस्वीर को लेकर बात होती है। राहुल के साथ चल रही लाल साड़ी पहनी एक महिला की खूब चर्चा हो रही है। उनका नाम है एम वसंत कुमारी। वसंत कुमारी एशिया की पहली महिला बस चालक है। राहुल गांधी जिस तरह से उनका हाथ थामे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की एक पूरी आबादी उनके साथ चल रही है। देश में जब भी कोई यात्रा हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ मामलों में तो यात्राओं ने देश के राजनीतिक समीकरण और देश का भूगोल बदलकर रख दिया है। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से द्वारका की यात्रा को कौन भूल सकता है। कंस का वध करने के बाद मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुवंश का नाम और निशान मिटा देने के लिए बार बार आक्रमण किए। यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ा। श्री कृष्ण यात्रा कर द्वारिका पहुंचे। यहीं से हस्तिनापुर की राजनीति में शामिल हुए और यहीं से महाभारत का संचालन हुआ और इसके बाद यदुवंश राज्य की स्थापना हुई। पांडवों को जीत मिली, एक धर्म राज्य की स्थापना हुई और गीता का सृजन हुआ। गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी ने यात्रा की। भारत का भ्रमण तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे में किया। 12,075 दिन गांधी जी यात्रा में रहे। इनमें 4,739 दिन अहमदाबाद और वर्धा में रहे। 2,119 दिन जेल में और 5,217 दिन सफर करते रहे। दांडी मार्च की पैदल यात्रा भी इसमें शामिल है। हासिल यह हुआ कि अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा और हिंदुस्तान आजाद हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी को राजनीतिक जमीन हासिल हुई। कौन इनकी यात्राओं को भूल सकता है। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा के साथ यात्रा खत्म होनी थी। बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे राम भक्तों पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में गोली चली। 2 नवंबर को राम भक्त फिर उमड़े तो फिर गोली चली। कई राम भक्त शहीद हुए। परिणाम यह हुआ कि देश की सियासत ही बदल गई। बीजेपी को हिंदी पट्टी में जनाधार मिला। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरती है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक और यात्रा से बहुत कुछ हासिल किया। यात्रा थी जन चेतना रथ यात्रा 2। 11 अक्टूबर को सिताबदियारा से शुरू यात्रा 38 दिन तक चली। 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह यात्रा गुजरी। 20 नवंबर को दिल्ली में यात्रा समाप्त हुई। इस यात्रा से भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना। बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में धमाकेदार जीत मिली। नरेंद्र मोदी चेहरा जरूर थे, लेकिन जानकारों का कहना है कि आडवाणी जी ने आधा काम पहले ही कर दिया था। मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी की गिनती कभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती थी। 1991-92 में जोशी ने एकता यात्रा की थी। कन्याकुमारी से शुरू यह यात्रा कश्मीर के लाल चौक पर समाप्त हुई थी, जहां
तिरंगा झंडा फहराया गया था। कहते हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की बुनियाद यहीं से बनी थी। इसके अलावा भी देश में कई और राजनीतिक यात्राएं हुई जिसने कई लोगों को राजनीति में स्थापित कर दिया। 1982 में एनटी रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा निकाली। 75,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने प्रदेश के 4 चक्कर लगाए। विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को 294 में से 199 सीटें मिली और एनटीआर आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के दिग्गज नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने साल 2004 में आंध्र प्रदेश के चिविल्ला शहर से 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा की शुरुआत की। जनता राजशेखर को मसीहा मानती थी। विधानसभा चुनाव में 294 में से 185 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने। राजशेखर रेड्डी के बेटे जगमोहन रेड्डी ने भी यात्रा कर बाद में राजनीतिक सफलता पाई। कांग्रेस से नाता तोड़ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आज वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 1983 में कन्याकुमारी से तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भारत यात्रा की शुरुआत की थी। जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। यह यात्रा इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। विपक्षी भारी हार हुई और साथ में चंद्रशेखर की उम्मीदों की भी, लेकिन बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि ये यात्रा भी राहुल गांधी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। ये ठीक है कि 2024 का चुनाव है जिसको लेकर लगातार बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा राजनीतिक नहीं। कांग्रेस तर्क देती है कि ये यात्रा गुजरात से नहीं गुजर रही, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजर रही, जबकि चुनाव तो वहां भी है। राहुल गांधी से पहले उनके पिता राजीव गांधी ने भी 1985 में कांग्रेस संदेश यात्रा की घोषणा की थी। राजीव गांधी ने इस यात्रा का जिम्मा कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख तारिक अनवर को सौंपा था। 1990 में राजीव गांधी ने आम लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्राएं की थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। बिहार के गांव बेलछी में दलितों का नरसंहार हुआ, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने बेलछी जाने की सोची। हवाई जहाज से पटना और वहां से कार से बिहार शरीफ। शाम ढल चुकी थी, सड़कें कीचड़ से लबालब भरी हुई थी, कार से जाना मुश्किल था। इंदिरा जीप पर बैठी, वो भी आगे जाकर कीचड़ में फंस गई। फिर उनके लिए ट्रैक्टर का बंदोबस्त किया गया, वो भी कुछ दूर चलने के बाद जवाब दे गया। इंदिरा पैदल ही चल पड़ी। किसी ने फिर हाथी का इंतजाम किया। 3.5 घंटे सफर पूरा कर इंदिरा बेलछी पहुंची। इसके बाद देश ने एक नई इंदिरा गांधी को देखा था। भारत जोड़ो यात्रा की टैगलाइन है, मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस ने इस यात्रा से जुड़ा एक गीत भी रिलीज किया है जिसके बोल हैं, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। मतलब ये साफ है कि कांग्रेस इस यात्रा को चुनावी यात्रा कहने से बच रही है। राहुल गांधी का विरोध करने वाले अक्सर उनके पिता और दादी का नाम लेकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने पिता और अपनी दादी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को भारत के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। वो राह चलते हर लोगों से मिलते हैं। कोई खाने पर बुलाता है तो खाने चले जाते हैं। सही मायनों में यात्रा के जरिए राहुल भारत की आत्मा से मिल रहे हैं। राहुल गांधी को अपने पास देखकर लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी को वो सफर में ही देखना चाहते हो। राजनीति में हार जीत से भी जो बड़ी चीज होती है वो है संयोग। राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या हासिल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम और आप राहुल गांधी की इस यात्रा को देख तो सकते ही हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।